एक बार फिर से हम सभी आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम बिहार में हम। अभी तक आप सुन रहे थे रेखा दास की आवाज में भजन और गीत का कार्यक्रम। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल कीर्ति। और दर्शकों देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में हम आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाते हैं और किसी न किसी दुनिया की सैर कराते हैं। आज के बिहार बिहार कार्यक्रम में दर्शकों हम आपको ले जाएंगे किताबों और साहित्य की दुनिया में। हमारा देश भारत एक महान और विशाल देश है। हमारे यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दर्शकों हमारे एक संपूर्ण राष्ट्र को जो भाषा स्नेह सूत्र में पिरोती है वो है हमारी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा का साहित्य भी काफी समृद्ध है दर्शकों। आदिकाल की रचनाएं हो या फिर मध्यकाल का स्वर्णिम हिंदी साहित्य का समय हो या फिर आधुनिक काल की रचनाएं, जहां जो कि देश के बड़े परिवर्तनों की साक्षी भी रही हैं। हर वक्त हिंदी साहित्य में साहित्य की हर विधा में लिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीरा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला, ये अनेकों नाम हैं जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में कालजयी कृतियां दी हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे मेहमान हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक हैं, तो उनसे हम हिंदी भाषा और साहित्य पर चर्चा करेंगे और साथ ही उनके अध्यापन के अनुभवों को भी बांटेंगे। और दर्शकों आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री खुदाबख्श लाइब्रेरी, ये भी आपको किताबों की दुनिया में ही ले जाएगी। और जाहिर सी बात है, सुबह सुबह आपकी ताजगी के लिए हम आपको फिल्मी संगीत भी जरूर सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों वक्त है कि हम आपको ये जरूर बताएं कि आज की तिथि यानी 27 नवंबर से जुड़ी हुई विशेष बातें क्या हैं। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, आज के ही दिन 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज को एस्टेब्लिश किया था। और आज के ही दिन 27 नवंबर यानी कि 1940 में 27 नवंबर को हमारे कराटे स्टार ब्रूस ली का जन्म हुआ था। और आज ही हम पिंस एंड नीडल्स डे मनाते हैं दोस्तों। चलिए कीर्ति, आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे दर्शकों को आज के दिन की विशेषता के बारे में। और दर्शकों अब समय है कि हम आपको आज के मेहमान से मिलवाएं। आज के हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं श्री शिवेंदु कुमार जी। आप पटना कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और साथ ही दर्शकों आपके पास अध्यापन का बहुत लंबा अनुभव रहा है। आपने लगभग 32 सालों तक इस क्षेत्र में काम किया है दर्शकों। आपने हिंदी भाषा में MA और PhD किया है तथा हिंदी में MA में इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। जाहिर सी बात है, इन्होंने अध्ययन और अध्यापन काफी लंबे अरसे तक इस क्षेत्र में किया है, तो हम इनके अनुभवों को बांटेंगे, इनसे हिंदी साहित्य पर चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के अतिथि का। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपसे आपके फन के बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा ये भी जरूर बताया जाए कि आपने हिंदी भाषा को ही क्यों चुना। भाषा का चयन यह चूंकि हम लोगों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है जी, और उसमें जो हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं पारिवारिक रही है, उसमें अंग्रेजी जैसा कुछ नहीं था, अंग्रेजी जैसा कोई माहौल नहीं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि पढ़ने के लिए जो हम लोगों को सामग्री बचपन से मिली वह हिंदी में ही ज्यादा थी, तो स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा में हमारी रुचि जो है वह विकसित होती चली गई और बाद में वह हमारे कैरियर का जो है जी हाँ वह हिस्सा बन गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात। जी जी। आप शुरुआती दौर में साइंस के विद्यार्थी रहे जैसा कि मुझे आपने बताया, लेकिन फिर कैसे ये झुकाव हो गया कि आपने हिंदी का अध्ययन शुरू कर दिया। दरअसल बात यह थी, हमको पता नहीं था, बचपन में किसी को पता नहीं रहता है, किसी भी बच्चे को जो स्कूल में थे तो छिप कर जो है पिताजी के घर से रात में जो सब लोग सो जाते थे, चंदा मामा की पुरानी फाइल पत्रिका हुआ, ये पत्रिका हुई और कथा कहानी की भी पत्रिका थी। तो पुस्तकालय जो हमारे पड़ोस में एक पुस्तकालय था और वहाँ उस पुस्तकालय के जो इंचार्ज थे उनसे हमने दोस्ती का की और उनसे कह सुनकर जो है पुरानी फाइल हम कर ले आते थे, 2-2 साल 3-3 साल की 12-20 है, और रात में छिप कर उसको पढ़ते थे। उस समय नहीं पता था कि बाद में यही हमारा करियर होने जा रहा है। उस समय और बच्चों की तरह दूसरे विद्यार्थियों की तरह हम भी विज्ञान की पढ़ाई पढ़ते थे और अच्छे विद्यार्थियों में हमारी गणना होती थी स्कूल में, तो टीचर वगैरह लेकिन इस बीच में
आपको पसंद था? कहानी। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो घर में माहौल तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत साहित्यिक माहौल था, लेकिन क्योंकि पिताजी की रुचि साहित्य में और पढ़ने में थी तो पत्रिका वगैरह और नई नई किताब लाते थे खरीद कर। और स्वाभाविक रूप से उसमें मेरी रुचि रहती थी, तो उनके सामने हमारी हिम्मत तो नहीं होती थी कि विषय से अलग हटकर पसंद नहीं करते थे कि कुछ और चीज हम पढ़े। जी जी बिल्कुल। और चूंकि वे अपने स्तर के हिसाब से लाते थे उस समय मेरा वो मानसिक स्तर भी नहीं था कि उन किताबों को हम समझ सकें, लेकिन फिर भी जब कभी हमको अवसर मिलता था, वे अब दफ्तर चले आते थे तो हम उन किताबों को उलट पलट कर देखते थे और भरसक समझने की कोशिश करते थे। छिप के ज्ञान प्राप्त किया आपने मतलब किताबों से। और बाद में इंटर में उस समय तक निश्चित रूप से थोड़ी समझदारी भी विकसित हो गई थी और भीतर जो चीज पल रही थी, अंकुरित हो रही थी, उस समय उस उम्र में आकर हमने देखा कि उसका दबाव ज्यादा और साइंस में मेरी रुचि घटने लगी, फीस में पढ़ने में। और घर का दबाव था, डर भी था, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे। फिर हमको लग गया अपने ऊपर यह अन्याय आखिर कब तक किया जाता। फिर आपने सब ये निर्णय लिया कि मुझे आगे हिंदी की पढ़ाई करनी है? आत्मा की आवाज सुनी और डिसीजन। तो हमने यह निर्णय लिया और घर वालों को मैं बता दिया कि अब और अधिक हम पढ़ नहीं सकेंगे, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, क्योंकि बढ़िया रिजल्ट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, हम साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। तो फिर क्या परिवार में विरोध भी हुआ सर? विरोध तो जबरदस्त हुआ, पिताजी ने जो है बातचीत ही बंद कर दी। अच्छा। और उन्होंने मेरे हाल पर उनको छोड़ दिया। सर आपके पिताजी क्या चाहते थे, क्या मतलब क्या पढ़ना चाहते थे? हमारे पिताजी तरह वो भी चाहते थे कि डॉक्टर इंजीनियर अच्छा बने। हाँ बने। जी जी। लेकिन हमारे भीतर कभी इस तरह की महत्वाकांक्षा डॉक्टर इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट बनने की कोई महत्वाकांक्षा कभी थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों अंदर उस समय यह भी पता नहीं था कि साहित्य को कैरियर कैसे बनाया। यूं ही बस यह निर्णय हमने लिया और बाद में चलकर जो है यह हमारा कैरियर बन गया। हम जैसे जैसे गहरे घर से चले गए हमारी रुचि भी गहराती चली गई और निश्चित रूप से हमारा रिजल्ट भी बढ़िया होता चला गया। और टीचर बनने की तमन्ना थी जी। जब कॉलेज के स्टूडेंट थे तो उस जमाने में पता नहीं मन में जो है कुछ बात थी कि हम भी अगर यूनिवर्सिटी में अध्यापक होते तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाता। यानी अध्यापन आपको शुरू से पसंद था और कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगी कि हिंदी भाषा से और साहित्य से आपका लगाव था जो आप उस क्षेत्र में आए। और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जब आप अपने पसंद का काम करते हैं तो आप उसमें अपना सर्वोत्तम देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का विद्यार्थी हो। चलिए लगे हाथ ये भी हमें जरूर बता दीजिए कि आपने लिखना कैसे शुरू किया? अब लिखना तो स्कूल वगैरह में निबंध लिख के लिए हम लोगों को दिया है। ठीक है, शिक्षक हुआ करते थे वे, क्योंकि ये लोग पुरानी पीढ़ी के शिक्षक थे तो अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार और समर्पित किस्म के लोग हुआ करते थे। और जिन बच्चों में लगता था उनको संभावनाएं दिखाई देती थी कि ये इस लड़के को प्रोत्साहित करने से तो बढ़िया होगा, तो हम लोगों को अच्छे बच्चों में वे गिनते थे। और भाषा में थोड़ी रुचि हमारी थी, इसको वे भाप गए। फिर निबंध वगैरह लिखने के लिए जब देते थे कभी तो हम लोग भरसक कोशिश करते थे। उस समय भाषा की जो भी हमारी समझ थी या जो भी उपलब्धि थी सब उसमें उमेर देते थे और अपनी तरफ से यही कोशिश होती थी कि बढ़िया से बढ़िया निबंध अपनी बातें एकदम बिल्कुल मौलिक, किसी किताब उताब से हम लोग अनुकरण नहीं करते। जी बिल्कुल। एक शुरुआती दौर भी कहा जा सकता है लेखन की कला। बढ़िया निबंध जब लिखते थे तो उसका वाचन होता था। अच्छा। वर्ग में तमाम बच्चों के सामने जो है शिक्षक बहुत उत्साह से हम लोगों को कहते थे कि अपना निबंध जो है तुम पढ़कर सुना सको। अच्छा। पढ़ते थे और निश्चित रूप से इससे भीतर भीतर जो है एक संतोष का भाव लगता था मन में कि हमने जो लिखा है उसको लोग सराहते हैं। और बाद में चलकर हमारे जो शिक्षक थे वे हमें प्रोत्साहित ही करते थे, तुम्हारी भाषा बढ़िया है। औरों की अपेक्षा आप क्लास में ज्यादा अच्छा लिखते थे, शिक्षक का मानना चाहिए। आपने पुस्तकों का अनुवाद भी किया है और काफी कम उम्र से ये काम आपने शुरू कर दिया था, उस बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि पहली पुस्तक कौन सी थी जिसका अनुवाद आपने किया? इंटरमीडिएट साइंस में जब साइंस कॉलेज में हमारी पढ़ाई चल रही थी तो उस समय एक किताब मेरे हाथ लग गई, चेखव का एक छोटा सा उपन्यास कही है या लंबी कहानी कही है, तो उसको लंबी कहानी के अंतर्गत ही रखा गया है। 3 ईयर 3 साल तो वह उपन्यास हाथ गया और मैंने उसको उसी समय पढ़ा। वो
पिताजी की लाइब्रेरी से वह किताब मेरे हाथ लग गई थी और इतना अभिभूत हुआ जिसमें हम बहुत ज्यादा शिखर के बारे में जानते नहीं। नाम हमने सुना था कि वे लोग जो है आधुनिक साहित्य में यथार्थवाद जो रियलिज्म है उसके संस्थापक में है और दुनिया के बड़े कथाकारों में उनकी गणना होती है। पूर्ति है, चेखव है, ये लोग दास्तोवस्की है, रूस के ये लोग बहुत बड़े कथाकार अपने समय के। तो जाने अनजाने हम वह उपन्यास पढ़ रहे और हमको क्या पता कि ये एक महान कथाकार की एक बहुत चर्चित कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर से मन में यह उत्साह जगा कि इसको अगर हिंदी में अनुवादित किया जाए अपनी भाषा में तो हमने यह काम चुपचाप छिपकर बिना किसी को बताया हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको अपनी जो कॉपी लिखने वाली होती है उसी में इसका अनुवाद हमने कर दिया। लगभग 100 पृष्ठों की वह कहानी थी, 100 पृष्ठों की कहानी थी। करके हमने छिपा कर उसको रख दिया। उस समय बात आई बाद में चलकर जब एमए वगैरह के छात्र थे और उस समय तक तो लिखना पढ़ना हम लोगों का विधिवत शुरू हो चुका था, तब वह अनुवाद हमने अपने मित्रों को दिया पढ़ने के लिए, इसको पढ़कर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए और उन्होंने बहुत प्रशंसा की। इतना अच्छा अनुवाद। तो हमने कहा कि ये शुरुआती दौर का अनुवाद है, जब यह लोगों को इतना अच्छा लगा है कि इसको और विकसित किया जा सकता है और वहीं से हमने जो है तो आपने वहाँ से शुरू किया। सर हम बात करेंगे निरंतर भाषा की, तो सर से मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या सर हिंदी जो है एक कठिन भाषा है सर आज के परिवेश के अनुसार? नहीं, कोई दुनिया की भाषा कठिन नहीं है जी। कठिन दूसरे लोगों के लिए हो सकती है, हमारी तो ये मातृभाषा होने के बाद हमारी तो ये बहुत सारे लोगों को निहार कर लगता है कि कठिन भाषा है, इसे काम करने से पूरा दूर भागते हैं। ये एक सोच इतनी भाषा का विकास ही देता है कि यह भाषा कठिन नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा थी अपने जन्म के समय में 10वीं शताब्दी के आसपास। 12वीं 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं अमीर खुशबू वगैरह आते हैं और पहली दफा इस खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं, अपनी रचनाओं में। ये उस समय सहज बोलचाल की सामान्य भाषा थी। जिस समय भारतवर्ष में तमाम तरह की बोलियां थी प्रचलित थी और बहुत सारी बोलियां तो साहित्यिक दर्जा भी प्राप्त कर चुकी थी, अब भी थी। उस जमाने में यह केवल बोलचाल की भाषा थी और देखते देखते यह बोलचाल की मामूली सी भाषा इस तरह से विकसित होती चली गई। भक्ति काल में आकर हम देखते हैं पूरे उत्तर भारत में जो आंदोलन चलता है, इस देश को भावनात्मक रूप से एक भाषण पर लाने का एक सार्थक प्रयास होता है। उस समय हिंदी जो है, हिंदी के द्वारा ही वह एक बड़ा काम संपन्न होता है। बहुत बड़ा योगदान है। सर एक बात और कहूँगी आपसे कि ये मध्यकाल जो था उसको ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णिम काल था। क्या वजह थी, क्या वजह है? वह यह जो वाक्य है, यह वाक्य एक डॉक्टर गियर्सन हुआ करते, वो थे तो ब्यूरोक्रेट जी, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया था भारतीय भाषाओं के लिए। वो उनका योगदान अद्भुत है, खास करके हिंदी के लिए। तो उन्होंने जब मध्यकालीन साहित्य पर उनकी दृष्टि पड़ी और जब तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, कवि मोहम्मद जैसी इन लोगों की रचनाओं को देखने का उनको अवसर मिला, वे तो अभिभूत हो गए और उनके मुंह से यह निकला ये तो स्वर्ण काल है। एक साथ इतनी सारी प्रतिभाएं एक जगह दिखाई देती हैं, यह तो मामूली नहीं है यह काल। और पूरे कालखंड के लिए उन्होंने कहा कि यह स्वर्ण काल है और आज तक गियर्सन की वह जो स्थापना है वह इतिहासकारों द्वारा दोहराई जाती है। जी बिल्कुल। और अगर आधुनिक काल की बात करें तो उस समय की जो रचनाएं थी वो साक्षी रही हैं हमारे देश के बहुत सारे परिवर्तनों की भी। और जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा या बाद के जो हमारे सामाजिक परिवर्तन आए हमारी समाज व्यवस्था में, हर जगह हिंदी साहित्य ने अपनी भूमिका अदा की। उस काल के बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। 1857 में हमारे यहाँ एक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, असफल विद्रोह, सिपाही विद्रोह उसको कहा गया है। वह उस विद्रोह को सफलता नहीं मिली अगर देखा जाए तो, लेकिन एक प्रकार से वह बड़ा सांकेतिक जो है विरोध था अंग्रेजों के खिलाफ। पहली बार भारतवासियों के मन में औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध जो है वो एक उत्साह विचार आया था
ठीक है कि उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, विद्रोह का, अंग्रेजों का दमन और ज्यादा हो गया उसके बाद। वे सावधान भी हो गए कि अब इन भारतवासियों में जो है अपनी आजादी को लेकर जो है वो एक गलत पैदा हुई है, तो अब तो थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए दमन चक्र भी कठिन हुआ। लेकिन जैसे जैसे दमन चक्र कठिन हुआ, हमारे यहाँ के हमारे जो पूर्वज थे, पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे, उन्होंने उसको चुनौती के रूप में लिया। जैसे भारतीय 1850 के बाद भारतीय साहित्य में उसको विभाजक रेखा के रूप में वो मानते हैं। वहीं से आधुनिक युग की शुरुआत होती है तमाम भारतीय भाषाओं में, हिंदी में ही नहीं, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी। और ये आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में सबसे प्रधान जो स्वर है वह है आत्म परीक्षण, अपना आकलन। अगर आज हम इस बुरे हाल में है तो क्यों है? अपने अतीत का पुनरावलोकन, प्रत्याख्यान, अपनी उपलब्धियों का, अपनी पुरानी सभ्यता का, किन कारणों से हम पिछड़ते चले गए और आज हम गुलाम बनकर रह गए, और कैसे हम अपने को फिर से स्थापित कर दें, अपने उस खोए हुए सम्मान को वापस। यह भी विचार साहित्यकारों के मन में सबसे पहले साहित्य में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है, इस प्रवृत्ति की, इस मानसिकता की। और भारतेंदु जो है, हिंदी में भारतेंदु इसके बाहर है। उन्होंने एक तरफ भाषा के क्षेत्र में काम किया, साहित्य के क्षेत्र में की तमाम विधाएं, आधुनिक जो जितनी विधाएं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, इस तरह से जो कई तरह की विधाएं, ये सारी विधाएं उसी काल में 1850 के बाद और 1900 के बीच में 50 वर्षों का जो कालखंड है, भारतेंदु के नेतृत्व में वह हिंदी का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों को प्रोत्साहित किया, सबको प्रेरित किया कि आप बढ़िया उपन्यास लिख सकते हैं, आप अच्छी कहानी लिख सकते हैं, आप में निबंध लेखन की क्षमता है। इस तरह से पूरी अपने समय के अपने समकालीन लोगों को का एक बहुत बड़ा दल उन्होंने बनाया, और खुद हाथ से पत्रिका लिखते थे। उस जमाने में चूंकि प्रिंटिंग बहुत आसान नहीं था और महंगा भी था, तो खुद अपने हाथ से वो पत्रिका निकालते थे, खासकर को महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, आधियावादी महिलाओं की है। और उनको इस बात का पता था कि जब तक इस आधी आबादी को विकसित नहीं किया जाएगा तो एक बढ़िया स्वस्थ समाज के निर्माण की बात का कोई सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने स्त्री समूहिनी जैसी पत्रिका वगैरह उन्होंने अपने हाथ से निकाली, और एक प्रति किसी को अगर वह उस पत्रिका की मिलती थी तो उसमें इस तरह का आग्रह होता था कि आप अपने हाथ से कम से कम इसकी 10 प्रतियां बनाएं और 10 लोगों तक इसको पहुंचा सकते, और इस तरह से सामाजिक आंदोलन उन्होंने जो है शुरू किया। सर, ये जो स्वर्णिम काल आपने बताया, उस समय की जो रचनाएं हुआ करती थी और आज की जो रचनाएं होती है, क्या सर दोनों में फर्क है सर, या फिर उसी को मतलब दिमाग में रख करके आगे की और बढ़ रहे लोग, या और भी आगे कुछ करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए, जिससे हमारी हिंदी भाषा को एक नई पहचान मिले, जो वजूद है वो मुकाम मिल पाए? देखिए, साहित्य जो है वह एक गतिशील विधा है, जड़ नहीं है, सिर्फ नहीं है। हाँ, 1000 वर्षों का इतिहास अगर देखते हैं कि समय जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती गई, लोगों की रुचियां बदलती गई, लोगों की जरूरतें भी बदलती गई, नए नए सवाल सामने आते गए, नई चुनौतियां समाज के सामने आती गई, तो साहित्य उन सारी चीजों के समानांतर विकसित होता है। यही कारण है कि हर युग में देखते हैं कि साहित्य नया हो जाता है। पहले चूंकि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं थी, समाज धीरे 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 जो है वह आगे की ओर बढ़ रहा था, तो उस समय चूंकि बदलाव की प्रक्रिया धीमी है, 300 वर्षों को हम देखते हैं कि आदिकाल जो है वो 300 वर्षों का है, भक्तिकाल भी 300 वर्षों का है। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ती चली गई, चुनौतियां बढ़ती चली गई, नए नए सवाल उठते चले गए, उस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य में परिवर्तन की प्रक्रिया भी, साहित्य में भी जो है स्थितियां लगातार बदलती हैं। लोगों की मानसिक चेंज, विचारों को लेकर जो है, शिल्प को लेकर, भाषा को लेकर, प्रस्तुतिकरण को लेकर कई तरह के आंदोलन जो है वे होते हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जो हमारा समाज होता है वो प्रतिबिंबित होता है साहित्य के माध्यम से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाज और साहित्य का की दोनों की क्या भूमिका है? समाज को बदलने में या परिवर्तित करने में साहित्य की क्या भूमिका मानते हैं आप? दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि साहित्य शून्य में नहीं पैदा होता है, वह अपने समय और अपने समाज, अपने परिवेश से खुद जुड़ा होता है। निश्चित रूप से जब समाज में किसी भी किस्म का परिवर्तन होगा
तो उसकी अनुगूंज साहित्य में सुनाई पड़ेगी। सही कहा आपने। और साहित्य, प्रेमचंद ने कहा कि वह मशाल है, वो एक प्रकार से आगे आगे चलता है, वह समाज बिल्कुल रास्ता दिखाता है। तो एक ही साथ हम देखते हैं कि जो हमारा समाज होता है, समाज की प्रत्येक छवि, उसका प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई पड़ता है। दूसरा यह कि हमारे समाज की जो कमियां हैं, हमारे समाज की जो अनिवार्यताएं हैं, यदि समाज को क्या चाहिए, क्या क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या क्या अंतर विरोध है, उन चीजों को ही हमारा साहित्य दिखा देता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के समानांतर है। ऐसे ही हम देखते हैं, जब साहित्य के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जब जब समाज में परिवर्तन की जरूरत, समाज साहित्य और साहित्यकार इसमें कभी पीछे नहीं। महाकुंभ युग ही इसका उदाहरण है। स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को राजनीतिक रूप से, उनके दो राजनीतिक नाटक है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये दोनों नाटक हिंदी के पहले राजनीतिक नाटक, वही प्रेरणा का स्रोत था। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को अपनी जो सच्ची स्थिति है उसको बताने के लिए उन्होंने उन नाटकों की रचना की थी। यह इस तरह से देखते हैं कि समय समय पर साहित्य में जो है, साहित्य के माध्यम से जन जागरण का काम, जन प्रशिक्षण का काम भी किया गया है। कबीर दास वगैरह ने भक्ति काल में देखते हैं कि कबीर घूम घूम कर लोगों से संपर्क स्थापित करते थे, लोगों तक अपनी बात करते थे, उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करते। समाज के बहुत बड़े हिस्से को, वह हिस्सा जो वंचित था, जहाँ तक मूल्यवान चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, उन लोगों को उन्होंने उस दायरे में लाया।